हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और मैं हर्ष शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसकी थ्योरी आपको ऑलरेडी अपनी कक्षा के ऊपर पढ़ा दी गई है। आज हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्योंकि टर्म 1 के अंदर ये आपका आने वाला है। इसके सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारे एमसीक्यूज देखेंगे हम कैसे करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनको। यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अब हमने दो टाइप के चेंज पढ़ रखे हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हमसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, इसमें क्या हो रहा है, खाली एक स्टेट चेंज हो रही है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर लिक्विड टू गैस बन रहा है, ये वापस गैस टू लिक्विड बनाया जा सकता है, तो ये क्या एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगेन इसके अंदर स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू लिक्विड। थर्ड क्या हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं डिसोल्यूशन, उसको वापस भी कर सकते हैं, ऑपरेट कर दो सॉल्ट बाहर आ जाएगा, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। लास्ट क्या है, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को जला रहे हैं, यहाँ पे बर्निंग हो रही है। कंबशन क्या होती है, कंबशन अगर पड़ी हो तो उसके अंदर हमेशा O2 गैस जुड़ती है और फिर हमारी बर्निंग होती है। तो ये हमारा कैसा चेंज हो गया, ये हो गया हमारा एक केमिकल चेंज। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इन सब में से किसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को भर रखा है, या क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, नहीं, बस हम ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर डाल के उसको पिछका के रख रहे हैं, तो इसके अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर को पानी बना दिया, कंडेंस कर दिया, स्टेट चेंज हो रही है, गैस टू लिक्विड, ये भी इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल को अगर हम खुले में रख देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्या इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं, खाली स्टेट चेंज हो रही होती है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, एयर की प्रेजेंस में कॉपर वायर को हीट कर रहे हैं। अब अगर ये याद हो, कॉपर को अगर हीट करते थे ना, कॉपर की हमारी दो स्टेट्स होती थी, 2+ और 3+, यानी कि कॉपर या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब हम हीट करते हैं तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इन सब केमिकल इक्वेशंस में से एब्रिविएशन जो देखे यानी स्टेट जो है इनकी वो करेक्ट है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की, वो हमें बताना है। फर्स्ट देखो क्या है, 2H2 लिक्विड, O2 लिक्विड और H2O गैस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि H2 गैस होती है, O2 गैस होती है और H2O हमारा लिक्विड होता है, ये हमें पता तो कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने H2 को लिक्विड बोल दिया गलत, या H2 गैस है, यहाँ O2 को लिक्विड बोल दिया गलत। अब ऐसा नहीं है कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लिक्विड गैस, लिक्विड ऑक्सीजन होती है, लेकिन वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और H2O लिक्विड, ये हमारा करेक्ट है, और इसके अंदर H2O भी गैस कर दी। अब ऐसा नहीं है कि H2O गैस नहीं हो सकती, वेपर्स H2O गैस है वो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो सी वाली करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। कि भाई कुछ सब्सटेंस मिले और उन्होंने कुछ नया बना दिया, या फिर एक ही सब्सटेंस था उसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ मिलके कुछ नया सब्सटेंस हमारा बन गया, तो कैसी होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी, लेकिन ये नहीं होती, लेकिन इसके अंदर सब्सटेंसेस ही नहीं होते, इसके अंदर लिविंग थिंग्स भी इंक्लूडेड होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन भी नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमारा न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ रहा होता है, वहां से थोड़ा प्रोटॉन निकल जाता है तो बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है, यूरेनियम, ये भी नहीं है। फिजिकल रिएक्शन, क्या ये कोई फिजिकल रिएक्शन है कि दो चीजें मिलकर कुछ नया बन गया, नहीं, कौन सा है, और चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, कि एक सब्सटेंस कुछ चेंज होकर बन गया या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस ने मिलकर कुछ नया बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। अब ये थ्योरी पढ़ी होगी तो बता दोगे। इट मस्ट बी अकम्पनीड विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या जरूरी है कि मेरी सारी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने चाहिए, नहीं, ये गलत है। सेकंड क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, क्या ऐसा जरूरी है कि कम से कम एक हमारा रिएक्टेंट को फिक्स रखना चाहिए, नहीं, मैं और डालता जा रहा हूँ रिएक्शन होती जा रही है, ये भी गलत है। इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, कि अगर भाई कोई एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग में मास था और जो एंड में टोटल मास आ रहा है वो सेम होना चाहिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो फॉलो होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, देयर इज एन इक्वेशन x which contains equal number of atoms of each element on both the sides। तो एक इक्वेशन हो रही है हमारी x नाम की, उसके अंदर क्या है, दोनों साइड्स मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एलिमेंट्स का नंबर सेम है दोनों साइड में, तो इसको हम कैसी रिएक्शन बुलाते हैं, अब बैलेंस्ड इक्वेशन बुलाते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन ही होती है, अनबैलेंस तो नहीं है, अनबैलेंस जब होती है जब सेम नहीं होते। केमिकल इक्वेशन तो नॉर्मली एक इक्वेशन हो गई, यहाँ पर बैलेंस्ड है तो ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, अगेन इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, यानी फिर केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, अगेन नहीं, इवेपोरेशन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, वापस हो सकता है,
बर्निंग ऑफ एलपीजी बताया था, यहाँ पर कंबशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, आयरन को जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती, तो ये हमारा नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज रिवर्सिबल है, तो ये भी हमारा नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर, तो एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर हमें एक्स की क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है। बेसिकली यहाँ पर हमें बैलेंसिंग करनी है, जब नॉर्मली बैलेंसिंग आती थी तो वहाँ सोचना पड़ता था थोड़ा, अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डाल डाल के देख लो किस पे बैलेंस हो रहा है, तो 2 डाल लो, 3 डाल लो, 1 डाल लो, 5 डाल लो एक्स की जगह और देख लो कहाँ पर बैलेंस हो रहा है। ऐसा नहीं करना तो ऐसे देख लो कि भाई राइट साइड में मेरे 6 हाइड्रोजन है, राइट साइड में मेरे 6 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में मेरे 2 एल्यूमिनियम है, और मेरे 3 सल्फर है, और मेरे 12 ऑक्सीजन है, ये मेरा RHS में प्रोडक्ट साइड। लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर मेरे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ भी मेरे 2 एल्यूमिनियम थे, तो एल्यूमिनियम में तो कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर मेरे 2 हाइड्रोजन है, चाहिए मुझे 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ से मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या चाहिए होगी, 3 चाहिए होगी, और एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 डाल दूँ तो मेरा सल्फर भी 3 हो गया, सल्फर भी 3 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था तो 4 × 3, ऑक्सीजन भी हमारा 12 हो गया, हो गई बैलेंस, तो आंसर क्या निकल कर आ गया, बी 3। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती थी, जो एनर्जी लेके फिर कुछ रिएक्ट करती थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती थी, एग्जिट, जिसमें से एनर्जी एग्जिट कर रही हो, थर्मिक, थर्मिक यानी कि थर्मल एनर्जी बेसिकली, जिसमें से हीट निकल रही हो, तो ऐसी एनर्जी जो हीट लेकर हमें रिएक्शन करके देंगी वो एंडोथर्मिक होंगी, ऐसी रिएक्शन जो होने के बाद हीट बाहर निकालेंगी वो एक्सोथर्मिक होंगी। तो इनमें से बताने कौन सी एंडोथर्मिक है, यानी कौन सी हीट लेती है रिएक्शन करने के लिए। बर्निंग ऑफ कोल, क्या कोल को जलाने के लिए उसमें हीट देनी पड़ती है या हीट निकालता है कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल तो हाईली एक्सोथर्मिक है, तो ए ऑप्शन नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब वेजिटेबल डिकम्पोस्ट होती है तो वो अगेन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एग्जांपल में समझाया था, तो ये भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, अगेन एक्सोथर्मिक, हीट निकलती रहती है हमारी बॉडी से, ये भी नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने ये वाली चीज ध्यान से पढ़ी थी, क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाली हीट रिलीज हो रही थी इसके अंदर, अब ये उल्टी रिएक्शन है, जब इन दोनों को मिला रहे थे तो हीट निकल रही थी, इन दोनों को अलग करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, या तो ऐसे समझ लो, वरना कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट स्टेबल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत स्टेबल होता है इनके कंपैरिजन में, इसको तोड़ना है तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कैसे दे सकते हो, या तो इलेक्ट्रिसिटी से वो तोड़ दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो इसका, या इसको हीट कर दो, तो यहाँ पर हमारी एंडोथर्मिक कौन सी हो गई, जो एनर्जी मांग रही है टूटने के लिए, हो गया डी। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 4NH3 + 5O2 फॉर्म्स 4NO + 6H2O, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो रही है, हमें बताने किस टाइप की रिएक्शन है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो जरा यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, N के साथ था H और वो अब O के पास चला गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, तो बच्चे कहेंगे फर्स्ट तो ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाँ कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ ऑक्सीजन जा रही है और हाइड्रोजन जा रही है, तो ये रिडॉक्स भी है। क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नहीं एसिड बेस नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो मेरा 1, 2 और 3 ठीक हो गए, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब यहाँ गलती कहाँ पर हुई, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है ना, वही हमारा रिडॉक्स होता है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाएंगी तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बुलाएंगे, हम उसको कॉम्बिनेशन तो है ही है और रिडॉक्स बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जा रही है, हाइड्रोजन अगर किसी के पास जा रही है तो रिडक्शन हो गई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके पास गई, ऑक्सीजन के पास, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये रिडॉक्स और कॉम्बिनेशन है, तो 2 और 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, 3 बीकर्स लेबल्ड एज A, B, C, तो हमारे पास 3 बीकर है A, B और C। अब क्या बोल रहे हैं, इनके अंदर 25 ml वाटर है, ठीक है। अब इन सब के अंदर पहले में डाला NaOH, दूसरे में डाला N-हाइड्रस CuSO4 और तीसरे के अंदर डाला NaCl। तो पहले में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, दूसरे में अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाला है और तीसरे में हमने सॉल्ट डाला है। अब इसमें क्या होगा, इन तीनों बीकर में ये चीज डाली, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेन्ड इन बीकर A और B। A और B वाले जो सॉल्यूशन थे इनके टेम्परेचर बढ़ गए, ओके। फिर क्या हुआ, whereas in the case of beaker C the temperature of the solution falls, C के अंदर टेम्परेचर गिर गया, ओके। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इन बीकर A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते थे जिसमें एनर्जी निकलती थी, तो A और B के अंदर से एनर्जी निकली है जब यहाँ पर हीट हमें दिखी है, तो A और B तो हमारे एक्सोथर्मिक है, तो पहला तो ठीक है। इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, एंडोथर्मिक होता तो वो हीट खींच लेता अपने अंदर, हीट खींच के रिएक्शन करता, हीट खींच लेता, साइड की हीट कम हो गई तो टेम्परेचर गिर जाता, तो बी तो हमारा नहीं है ये वाला।
इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, सी में अगर एक्सोथर्मिक होता तो टेम्परेचर बढ़ता, ये भी नहीं है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड, यानी इसने कुछ एनर्जी खींच के रिएक्शन करी है, तो ये हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। सिंपल है यार, करते जाओ। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडिड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइज्ड परमैंगनेट। अभी इन्होंने क्या क्या बोल दिया। फेरस सल्फेट हमने पढ़ रखा है FeSO4, परमैंगनेट, परमैंगनेट होता है हमारा MnO4, और जनरली जब हम लैब्स के अंदर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है हमारा KMnO4। अब इसके बारे में अगर पढ़ा हो, अगर पढ़ा भी नहीं तो देख के ही बता सकते हो। इसको आगे देखते हैं। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर्स। तो जो हमारा लाइट पर्पल कलर था परमैंगनेट का, वो धीरे धीरे गायब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये जो KMnO4 था, इसका एक सॉल्यूशन था हमारे पास जो कि लाइट पर्पल कलर का था, हमने उसमें धीरे धीरे FeSO4 डाला और वो पर्पल कलर गायब हो गया। तो ये पूछ रहे हैं क्या हुआ। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे तो वहाँ पे पढ़ा था हमने, इसके पास इतने सारे ऑक्सीजन है, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7, 7 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। पहला तो ठीक है, FeSO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, सल्फर नहीं छोड़ेगा इतनी जल्दी से, एंड इट ऑक्सीडाइजेस KMnO4। KMnO4 को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, वो ऑलरेडी इतने सारे ऑक्सीजन लेके बैठा है। द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि FeSO4 में भी हमारे 4 ऑक्सीजन है और हमारे KMnO4 में भी 4 ऑक्सीजन है, तो ऐसा क्यों कि भाई इनमें से एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ये आप जब और पढ़ोगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है तो आप ये देखोगे कि सल्फर की जो और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू मैंगनीज और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग। तो ये वीक होती है तो ऑक्सीजन इजीली निकल जाता है, सल्फर की स्ट्रॉन्ग होती है तो सल्फेट थोड़ा सा स्टेबल होता है इस कंपैरिजन में, इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। नहीं, रिएक्शन होती है। डाइल्यूशन से कलर कैसे उड़ जाएगा भाई, बिल्कुल गायब थोड़ी होगा, थोड़ा तो रहेगा। KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4 टू अ कलरलेस कंपाउंड। ऐसा नहीं है, KMnO4 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा इसलिए खराब हो जाएगा FeSO4 में। नहीं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज कर जाएगा। इनफैक्ट ये आपका पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है जो आप अपनी क्लासेस में करोगे आगे जाके लैब में टाइट्रेशन का, वहाँ पर बेसिकली यही हो रहा होगा, पिंक कलर। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, जिसके अंदर दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रही है, AB प्लस CD फॉर्म्स, AD प्लस CB टाइप, दोनों के जो है हमारे अनायंस बदल जाते थे, एक्सचेंज ऑफ अनायंस हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। PB प्लस Cl2, PB तो यहाँ सिंगल है मेरी तरह, तो ये तो नहीं है। Na2SO4 BaCl2, तो BaSO4 प्लस 2 NaCl, यहाँ पे अनायन बदल गए, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। C प्लस O2, ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंगल है, मेरे से भी ज़्यादा, ये दोनों मिल गए, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी नहीं है। CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2, H चला गया हमारा O के पास और थोड़ा सा O आ गया हमारा C के पास। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये रेडॉक्स हो रही है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप बोलोगे है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका आयन इसके पास आ गया, उसका आयन उसके पास चला गया, नहीं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चेंजिंग होती है हम उसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 2 ओनली, जिसके अंदर हमारे अनायंस बदले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेरियम क्लोराइड बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो BaCl2 क्रिस क्रॉस करके लगा दो। ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम यहाँ पे लगाते जरा 9th वाला मेथड, NH4 प्लस होता था, सल्फेट SO4 2-, यहाँ है +1, यहाँ है -2, क्रिस क्रॉस मारो तो ये क्या बनेगा, NH4 पे ट्वाइस आ जाएगा और हमारा SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। अब क्या हो रहा है, फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, हमारी रिएक्शन क्या होगी, बेरियम सल्फेट बन गया, तो ये बन गया BaSO4 और अमोनियम क्लोराइड बन गया NH4Cl। बैलेंस कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ कैसी रिएक्शन हो रही है, पहले तो पता ही चल गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पहले टिक लगा दो। क्या डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, नहीं, हम नहीं मान रहे। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती थी, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट क्रिएट हो जाता था, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट क्रिएट हो जाता था। ये क्या है, ये मेरा प्रेसिपिटेट है, बढ़िया रिएक्शन, एग्जांपल में ये रिएक्शन थी, BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट मेरा प्रेसिपिटेट होता है। और क्या पूछा है, प्रेसिपिटेशन तो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो नहीं है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरा सेकंड और फोर्थ इसमें करेक्ट है, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स।
चूज द करेक्ट आंसर। अब अगर आप ये नहीं बता पा रहे ना तो उठो और सामने जो भी कोई भारी सी चीज़ पड़ी हुई है वो उठा के अपने मुंह पर मार लो, क्योंकि ये 8th क्लास का बच्चा ही बता देगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ भी ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन। मैं ज़्यादा ना सोचूं, मैं इसको बस अगर ऐसे सोचूं, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, 8th क्लास का बच्चा ही बता देगा क्या बनता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये बनता है कि नहीं बनता, ये याद कर लो। मेटल पे एसिड डालोगे हाइड्रोजन निकलेगी, याद कर लो। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड था HCl, साइड में हमने आयरन डाला, तो इसका सॉल्ट कौन सा बनेगा, आयरन और क्लोराइड का बनेगा। तो पहला ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, वाह नया। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट तो चलो ठीक है, वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि मेटल में जब एसिड डालते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था एग्जांपल, एंडोथर्मिक में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि AgCl2 में सनलाइट डाल दो तो ये बन जाता है Ag+Cl2। यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक, सिल्वर बनता है जिसकी वजह से वो ग्रे कलर दिखता है, और डिकम्पोजिशन हो जाता है सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर क्लोराइड का। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कि सिल्वर क्लोराइड सब्लाइम हो गया, कि AgCl2 सॉलिड था और एक गैस बन के उड़ गया। भाई अगर एक उड़ गया तो बचा क्या, वो ग्रे कलर किसकी वजह से आ रहा है, गलत। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, हाँ क्लोरीन गैस जा तो रही है, ट्रू, लेकिन कलर किसके कारण आ रहा है, सिल्वर के कारण। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन होती तो इसके अंदर ऑक्सीजन आता या हाइड्रोजन जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा ओनली वन, फर्स्ट वन। ये तो सिंपल रिएक्शन पढ़ी थी हमने डिकम्पोजिशन में भी। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन CBSE में इस बार आने वाले हैं, देख लेना कैसे होते हैं। इसके अंदर हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी होती है, एक असर्शन होता है, एक रीजनिंग होती है उसकी। असर्शन के अंदर कुछ बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको बताना है कि वो सच है कि झूठ है, ट्रू फॉल्स बताना है। दूसरा एक रीजनिंग एक स्टेटमेंट होगी, आपको वो बताना है ट्रू है फॉल्स है, और फिर ये बताना है कि जो पहली स्टेटमेंट है असर्शन, क्या दूसरी स्टेटमेंट उसका रीजन है, क्या दूसरी स्टेटमेंट उसका एक्सप्लेनेशन है, ये बताना होगा। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, असर्शन ये दे रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, भाई बिल्कुल सही बात है, अच्छे से पढ़ा था ये तो। दूसरा क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सलीज द वाटर, सलीज मतलब कि खराब कर देना, ऐसा तो नहीं होता, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो कभी ऐसे रिएक्ट ही नहीं करते, तो नहीं गलत है। अब हमारे ऑप्शन देखो कैसे हैं, बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्या वो दोनों A और R ट्रू है, नहीं, और ट्रू ही नहीं है तो R कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। चलो बोथ A एंड R ट्रू नहीं है, आगे नहीं पढ़ रहे। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A इज ट्रू R इज फॉल्स, एकदम सही। और लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि A इज फॉल्स R इज ट्रू, तो हमारा C ऑप्शन हो गया है। असर्शन दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, यस ट्रू, इसीलिए गर्म करते हैं मोस्टली केमिकल रिएक्शन में, वो नीचे बर्नर लगा रहता है, क्यों, रिएक्शन फास्ट करने के लिए। एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, मॉलिक्यूल्स रैपिडली हिलने लग जाते हैं, आपस में रिएक्ट जल्दी करने लग जाते हैं, ट्रू। अब यहाँ पर A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ट्रू तो दोनों है और R इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्यों फास्ट हो रही है, क्योंकि रैपिड मोशन हो गया अब पार्टिकल्स के अंदर, तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वॉल को व्हाइट वॉश कर दिया तो 2 दिन के बाद उसके ऊपर एक शाइनी लेयर बन जाती है, सही में बन जाती है, पढ़ा हुआ है क्विक लाइन वाले उसमें। रीजन क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। तो कह रहे हैं कि हम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है, जो कि हमारा शाइनी फिनिश दे देता है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हमने तो ऐसा ही पढ़ा था कि कार्बोनेट की लेयर होती है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और वहाँ पर पूरी रिएक्शन हो रही होती है, वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन उठा के यहाँ लाना था, तब ये ठीक होता। तो A ठीक है, R गलत है, A इज ट्रू R इज फॉल्स, सिंपल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। कैंडल को जला रहे हैं, कैसा है ये, फिजिकल है कि केमिकल चेंज है। अब बच्चे कहेंगे सर मैंने देखा है कैंडल जलाते हैं ना तो उसकी वैक्स नीचे आ जाती है, उसके अंदर एक विक भी होती है, उसको वापस ला के दिखाओ,
बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। गलत। रीजनिंग में क्या दे रहे हैं? इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। सही बात है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है कि पहले गैस था लिक्विड बन गया। आप बोलोगे सर मेरे पास कागज था मैंने उसको फाड़ दिया, ये चेंज हो गया। नहीं, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, ये सब्सटेंस वही है अभी भी, पहले भी कागज था अभी भी कागज ही है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, एकदम सही बात है, पढ़ाया होगा टीचरों ने, लैब में बताया होगा कि सोडियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। ओके ट्रू। क्यों रखते हैं? क्यों? जल जाता है, हवा में पानी में जल जाता है, बहुत रिएक्टिव होता है। मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एकदम सही बात है। सोडियम हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? इसकी हमारी कन्फिग्रेशन क्या होती है? 281। इसका जो आखिरी वाला ये इलेक्ट्रॉन है, ये पागल है, इसको भागना है, क्योंकि जो 28 की जो कन्फिग्रेशन है वो बहुत तगड़ी है। तो 28 की कन्फिग्रेशन पाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी भागने के लिए तैयार रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि हवा में भी रिएक्ट कर जाता है, और हवा में रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। सिंपल इजी क्वेश्चन, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं कहीं कहीं पे, कंसेप्ट क्लियर है तो कर दोगे। टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो पानी के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते। सही बात है, एसिड के अंदर पानी डाल दोगे वो चल जाएगा, रिएक्शन ज़्यादा विग्रस होगी। पानी ऑलरेडी डाइल्यूटेड है, उसको धीरे धीरे कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, वाटर की स्पेसिफिक हीट, रीजनिंग क्या दे रहे हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इससे पहले तो ये पढ़ाई नहीं होगी, मैं बता देता हूँ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पढ़ा दिया तो बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक हीट हम बेसिकली देख रहे हैं कि उस चीज़ को गर्म करने के लिए मुझे कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल क्या है? एक मान लो बहुत बड़ी मेरे पास लकड़ी है, उस लकड़ी को गर्म करने के लिए मुझे उसे बहुत गर्मी देनी पड़ती है। और वही मान लो मेरे पास एक आयरन है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, यहाँ से थोड़ी सी आग लगाऊंगा वो यहाँ से लेकर वहाँ तक गर्म हो जाएगा। वहीं एक लकड़ी में आग लगाओ, अगर लकड़ी जल गई तो बहुत बढ़िया, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अपने आप की, लकड़ी नहीं जली तो कुछ नहीं होगा। या लकड़ी छोड़ो, किसी और चीज़ का एग्जांपल ले लो, यहाँ पर आप डायमंड का एग्जांपल ले लो, डायमंड जलेगा भी नहीं। और अगर इतना बड़ा डायमंड है, पत्थर है, पत्थर ले लो, पत्थर बेस्ट, पत्थर को जला रहे हैं, नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होगा पत्थर में आग लग गई, ऐसा नहीं होगा। और उस पर जो गर्मी होगी वो उसमें फैलेगी भी नहीं। स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कि मान लो, अब इसको और डिटेल समझाता हूँ टेक्निकली जो इसकी डेफिनेशन है। मेरे पास यहाँ पर 1 लीटर पानी है और यहाँ पर 1 लीटर मेरे पास रूअफ़ज़ा है। 1 लीटर पानी को मैंने 100 जूल की हीट दी, 1 लीटर रूअफ़ज़ा को मैंने 100 जूल की हीट दी। दोनों को मैंने 36 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा था, पहले दोनों 36 डिग्री सेल्सियस पे थे। हीट चालू कर दी 100 जूल की मैंने। हीट चालू करते ही ये हीट मैंने कितनी देर के लिए दी? 1 सेकंड के लिए दी दोनों को ये हीट। जब ये हीट मैंने इसको 1 सेकंड के लिए दी तो इसका टेम्परेचर 36 से 50 हो गया, और ये हीट जब मैंने इसको 1 सेकंड के लिए दी तो ये 36 से खाली 45 ही हुआ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि स्पेसिफिक हीट जो है वो रूअफ़ज़ा की ज़्यादा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, पानी को कम देनी पड़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्पेसिफिक हीट का। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, एसिड की जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो कम होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी होती, बहुत वॉलेटाइल होता है। वाटर की एसिड से टेम्परेचर में ज़्यादा होती है, उसको अगर मेरे को वाटर को टेम्परेचर बढ़ाना है तो थोड़ी सी एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं किसको दूँ? मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पर है मेरे पास एसिड, यहाँ पर है मेरे पास वाटर। एसिड की स्पेसिफिक हीट कम है, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी कैसे मिलेगी? मैंने इसमें वाटर डाला, इसकी रिएक्शन हो गई, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, ये अचानक उछल जाएगा। वाटर का कम है, इसमें मैं डालूंगा, एसिड डाला, वाटर ही कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अब बोलोगे सर चीज़ तो वही हो रही है, यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन देखो और यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन देखो, इसीलिए हम एसिड में वाटर कभी नहीं डालते, हमेशा वाटर में एसिड डालते हैं। तो हमारा बी इसका करेक्ट रीजनिंग भी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? ए, कि ए और आर दोनों ट्रू है और आर उसकी रीजनिंग भी है। असर्शन, इन द रिएक्शन MnO2 + 4HCl forms MnCl2 + 2H2O + chlorine gas. HCl is getting oxidized while MnO2 is getting reduced. इस वाली रिएक्शन को हमें ध्यान से देखना है। इन्होंने यहाँ पर असर्शन क्या दी है कि HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnO2 रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, HCl अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो HCl के अंदर ऑक्सीजन आएगी। क्या यहाँ पर HCl के अंदर ऑक्सीजन आई या खाली H के अंदर ऑक्सीजन आई? H के अंदर ऑक्सीजन आई। ये बात उस वक्त बहुत क्लियरली पढ़ाई होगी जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर H मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीडाइज हुआ होगा, HCl ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस नहीं हुआ,
Mn रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन गई है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, ए इज रॉन्ग। रीजनिंग क्या दे रहे हैं, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात, ऑक्सीडेशन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन बुलाते हैं। प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ऑप्शन डी। असर्शन क्या दे रहे हैं, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। हमने बहुत मीम्स देखी होंगी कि भाई चिप्स के पैकेट में तो हवा आती है, चिप्स तो फ्री में दे देते हैं, ये वाले आपने बहुत जोक्स देखे होंगे। अब वो हवा नहीं है एक्चुअली, वो क्या है, वो नाइट्रोजन है। अब चिप्स क्या है, खाना ही है, खाना विद टाइम खराब होगा, डिकम्पोज होगा, तो उसको और डिकम्पोज क्यों होगा, रिएक्शन होगी उसके अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनसीडीटी आ जाएगी, पड़ा होगा सब केमिकल रिएक्शन में। तो उसके अंदर नाइट्रोजन हम डाल देते हैं ताकि नाइट्रोजन हमारी नोबल गैस है, एक तो टेम्परेचर कम रखती है नाइट्रोजन और दूसरा नोबल गैस रिएक्ट ही नहीं करेगी, रिएक्शन से रोक देगी नाइट्रोजन। तो ये क्यों करते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स द ऑयल एंड फैट्स ऑफ द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब एनसीडीटी क्यों हो रही होती थी, वो जो ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते थे, तो नाइट्रोजन क्या करेगी, इन्हें ऑक्सीडाइज होने से बचा लेगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो नोबल गैस है, खुद रिएक्ट नहीं करेगी, और ऑक्सीजन हमने डाली नहीं क्योंकि नाइट्रोजन से भर दिया हमने बैग को। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। केस बेस्ड एमसीक्यूज, अब केमिस्ट्री के अंदर ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोलूँ या फिर ये थोड़े ट्रिकी है, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, डायग्राम वगैरह आते हैं, इजीली कर लेते हो, इसके अंदर थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या होगा, एक केस दे रखा होगा, मतलब आपको कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दे देंगे, उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कोई 4 बताने होंगे। अभी जो एक्सपेरिमेंट है इसको समझना जरूरी होता है, उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, केस यहाँ पर क्या दे रखा है, मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगिन इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस, ओके, वेयर व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट मार्बल वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम हैंड हेल्ड स्ट्रक्चर्स टू मैसिव पिलर्स एंड बिल्डिंग्स, ओके, नाइस हिस्ट्री। द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 इज, अब इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जस्ट ऐसी कंटेक्स्ट दे रखा है। अब यहाँ पर ये पूछा है इनमें से किसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा शायद ऑफ टॉपिक चला जाएगा क्योंकि डोलोमाइट और मार्बल इन सब के आपको केमिकल कंपोजिशन नहीं बताते हैं। आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पर ध्यान देना जो कि हमारा कैल्शियम जिप्सम। जिप्सम हमारा क्या होता था, CaSO4, उसके साथ थोड़ा सा पानी अटैच रहता था। कैल्शियम जिप्सम क्या होता है, अब कैल्शियम क्या है, शायद आपने 7th से 8th में पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता था कैल्सिनेशन नाम का। कैल्सिनेशन क्या होता था, बेसिकली कैल्सिनेशन इज कैंसलिंग कार्बन। कैल्सिनेशन में हम कार्बन को कैंसिल करते हैं, ऐसे याद कर लो। और यहां पर देखो बात किसकी हो रही है, किसके अंदर कार्बन नहीं होगा, उसमें ही नहीं होगा ना जिसकी कैल्सिनेशन कर रखी है। तो जो कैल्शियम जिप्सम है उसके अंदर हमें कार्बन नहीं मिलेगा, ऐसे कर लो। क्योंकि सी शेल का क्या कंपोजिशन होता है, मार्बल का क्या कंपोजिशन होता है, ये तो याद नहीं होगा आपको, जिप्सम का पता है ना बस। और यहाँ पर लिख भी दिया कि कैल्शियम है तो कार्बन तो होगा ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, अ स्टूडेंट एडिड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम इन अ रिजिड कंटेनर। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर 10 ग्राम कैल्शियम डाल दिया, ओके, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट, बंद कर दिया ऊपर से, अच्छे से बंद कर दिया इसको, और अब नीचे से इसके अंदर हम हीट दे रहे हैं, ओके। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व्ड, तो देखा कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ने लगा, ऑब्वियसली बात है हीट हो रहा है, कुछ तो प्रेशर अंदर बढ़ेगा। द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, तो हर 5 मिनट के गैप पे इसने प्रेशर की रीडिंग नापी कि कितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ है उसका। ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस। अब कैल्शियम को यहाँ पर जला रहे हैं ना, एक्चुअली में कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, यहाँ करेक्शन करो, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हम जला रहे हैं, CaCO3 को, क्योंकि पीछे CaCO3 था, ये आपका करेक्शन हो गया। तो CaCO3 को जला रहे हैं यहाँ। अब जब इसको जलाएंगे तो कुछ रिएक्शन होंगी, इसके अंदर से कुछ निकलेगा, प्रेशर बढ़ रहा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि किस टाइम इंटरवल के अंदर सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुआ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिकम्पोजिशन होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, CaCO3 टूटेगा, टूटने के बाद कब सबसे ज़्यादा टूटा होगा। 0 से 5 के अंदर देखो जरा हमारा प्रेशर कितना बढ़ा है, इतना ज़्यादा बढ़ गया, 0 से लगभग 0.66 पहुँच गया, 5 to 10 में कम गया, 10 to 15 में और कम गया, सबसे ज़्यादा रिएक्शन कब हुई है 0 to 5 में, तो हमारा 0 to 5 हो गया इसका आंसर। आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, होना नहीं है। गैस A obtained above is a reactant for a very important biochemical। अब above यानी जो पिछले क्वेश्चन में जो रिएक्शन हुई है उसमें से एक गैस निकली है कह रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन क्या हो रही थी, हम CaCO3 को हीट कर रहे थे। तो इसको हीट करने पे क्या होता है वो भी देखते हैं, मतलब पता ही है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है हमारा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो गैस निकली है CO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एक बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए जिसके अंदर हमारे सनलाइट भी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें CO2 यूज हो रही होती है और सनलाइट यूज हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस।
क्या रेस्पिरेशन में आपको सनलाइट चाहिए? धूप नहीं आएगी तो मर जाओगे, रेस्पिरेशन नहीं होगी, धूप के बिना सांस नहीं आएगी, जादू हो? नहीं। फोटोसिंथेसिस को चाहिए ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके लिए वाटर की जरूरत नहीं होती, वो रात को भी रहता है। और लास्ट हमारा क्या है? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में भी नहीं होता, फोटोसिंथेसिस ही में ना, बाकी था ध्यान मत दो। मार्बल स्टैचूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड बाय रेन वाटर, आइडेंटिफाई द मेन रीजन। ये तो पता ही है, एग्जांपल इसका अच्छे से पता है था, ताजमहल, क्यों ताजमहल खराब हो रहा है? मार्बल जो है वो रेन वाटर से स्टेन हो रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि 1908 के अंदर ये बहुत गंदा था और 1969 में बहुत बहुत ज्यादा गंदा हो गया। जस्ट नॉट डिसरिस्पेक्टिंग। पहला क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है। पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हेंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट। पॉसिबल कि भाई पॉल्यूटेड वाटर है तो बेसिक होगा नेचर में, इसलिए हो जाता है। सी है पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर। और चौथा है हमारा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ताजमहल वाला एग्जांपल, एसिड रेन याद है कि हमारी गैसेज ऊपर जाती हैं, क्लाउड्स में जाके पानी के साथ मिक्स जाती हैं, और ये जो गैसेज होती हैं सल्फेट गैस, कार्बोनेट गैस, पानी के साथ मिलकर एसिड बना लेती हैं। सल्फेट जाके H2SO4 बना लेगा, कार्बन जाके हमारा कार्बोनिक एसिड बना लेगा H2CO3। तो एसिड रेन की वजह से खराब हो जाता है, मतलब खराब पहले भी था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो आया, ये इन्होंने पूरी रिएक्शन बता दी, ध्यान से देखो। CaCO3 को पहले क्या बनाया? CaCO3 को क्या बनाया? पहले हीट कर दिया, कैल्सिनेशन कर दी इसकी, CaO प्लस CO2 बनाया। अब क्या कर रहे हैं? CaO को रिड्यूस कर रहे हैं, CaO को रिड्यूस कर रहे हैं किसमें? हीटिंग विद सोडियम कर रहे हैं इसकी, CaO की हीटिंग विद सोडियम कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं अब क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन हटाना। कैल्शियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाएगी तो कैल्शियम बचेगा, वो ऑक्सीजन जाएगी किसके पास? सोडियम के पास, ये बन जाएगा हमारा Na2O। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ये एक तो पहली बात है इन्होंने प्योरिफिकेशन ऑफ कैल्शियम बता दी, मेटलर्जी अगर याद हो तो 12th में दोबारा पढ़ोगे, नहीं याद तो कोई बात नहीं। CaCO3 प्लस Ca बनाता है, ये तुमने ऊपर पढ़ लिया। और CaO के साथ Na डाला, ये पूछ कर रहे हैं विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वाली रिएक्शन के अंदर कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बाकियों को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसका काम है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। यहाँ पर Na को किसने ऑक्सीडाइज करा? कैल्शियम ने करा। लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे, कैल्शियम टिक करेंगे। कैल्शियम ने नहीं करा, कैल्शियम ऑक्साइड ने करा। ये अच्छे से पढ़ाया था उस टाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा आंसर होगा, कैल्शियम नहीं होगा। फॉर एन इंटरनल कंबशन इंजन टू मूव अ व्हीकल डाउन द रोड। अब इंजन की बात हो रही है यहाँ पर। इट मस्ट कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे चलाने के लिए। इंजन ऐसी वर्क करता है, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इन योर कार द डिस्ट्रीब्यूटर एंड बैटरी प्रोवाइड दिस स्टार्टिंग एनर्जी बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब जब हम गाड़ी में, बाइक में सेल्फ मारते हैं तो उस फ्यूल को एक पुश देने के लिए, इनिशियल कंबशन देने के लिए हमारे क्या करते हैं, स्पार्क, बैटरी होती है, स्पार्क मारती है, फ्यूल जलता है और फिर उसी जले हुए फ्यूल की एनर्जी से कंटिन्यूस स्पार्क चलता रहता है। आजकल बुलेट आती है जो ट्विन स्पार्क, उसमें दो स्पार्क लगे होते हैं, ठीक है। वो स्पार्क क्या है? वो फ्यूल जलाते हैं। विच हेल्प्स इन कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक गैसोलीन। गैसोलीन जैसे फ्यूल्स को जलाने का काम आता है। बिलो इज द रिएक्शन डिपिक्टिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ गैसोलीन इन फुल सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ पर ये हमारी गैसोलीन है, यहाँ पर इसको एयर दे रहे हैं पूरी, और यहाँ पर कुछ कुछ बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन मेंशन्ड इन द अबव केस। तो यहाँ पर हमें बताना है एक्स और वाई क्या होंगे। बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ो। यहाँ पर अगर आपको ये आता नहीं, क्योंकि जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता, ऑप्शन से बताएंगे। CO2 प्लस H2O2। अब यहाँ पर एक चीज तो क्या समझना है हमें, यहाँ कंबशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है और हमारा कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन का कंबशन जब होगा CO2 निकलना तो तय है, CO2 निकलना तय है, कंबशन में निकलता ही CO2 है। तो सेकंड ऑप्शन तो पहले ही हटा दो। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और देखो, पहले ऑप्शन में H2O2 और CO2 निकल रही है, ये जहर है, ये मार देगा इंसान। अब सोचो कोई ऐसी गाड़ी है जिसके साइलेंसर में से जहर निकल रहा है, आप जा रहे हो मार्केट में रेस देते हुए, पीछे बंदे मरते जा रहे हैं, ये जहर ही नहीं निकलेगा। CH3OH और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई भाई? यहाँ पर उन्होंने क्या निकाल दिया? एल्कोहल निकाल दिया इन्होंने। अब सोचो आपकी गाड़ी में से एल्कोहल निकल रहा है गाड़ी चलने पे, CO2 H2O, CO2 और H2O निकलता है। बेसिक कंबशन ही यही है, पानी और CO2, पानी कार्बन डाइऑक्साइड, कंबशन का यही होता है। अब यहाँ पर देखो, ये इंजन है, CO2 का मेजर सोर्स ग्लोबल वार्मिंग किस कारण हो रही है? गाड़ियों के कारण। गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, गाड़ियाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं,
और कभी कभी देखा ठंड के अंदर साइलेंसर में से पानी गिर रहा होता है गाड़ी की, H2O। साइलेंसर में से पानी गिरना बहुत अच्छी बात होती है, साइलेंसर में से पानी निकल रहा है तो इंजन हेल्दी है, ये वाली जो रिएक्शन हो रही है ये बहुत हेल्दीली हो रही है, H2O निकल रहा है और प्रॉपर फॉर्म में निकल रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे दिमाग चलाना पड़ेगा क्योंकि ये आपको जनरली पढ़ाया नहीं जाता। नेक्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल जब जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक है, क्या फ्यूल जलते जलते हीट को अपने अंदर ले रहा है, नहीं, गलत। डीकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, क्या एक चीज टूट के दो में बन जा रही है, नहीं, एक्सोथर्मिक तो है लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक, करेक्ट। किसका ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है कंबशन के अंदर, तो ऑक्सीडेशन है और एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट भी निकल रहा है। कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, दो चीजें जुड़ के एक नहीं बन रही है, मल्टीपल चीजें जुड़ के कुछ बन नहीं रही, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कंबशन यही है, ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक हमेशा होता है, कार्बन की ऑक्सीडेशन में आती है। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर सिमिलर टू कंबशन ऑफ फ्यूल। अब यहाँ पर इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बेसिकली मीन्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑब्जर्व हो रही होती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है। तो कौन सा इनमें से कंबशन ऑफ फ्यूल के सिमिलर है? सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कंबशन ऑफ फ्यूल एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है, कंबशन ऑफ फ्यूल में एनर्जी निकल रही है, ओके। अब हमें ये बताना है कि इन सब में से कौन सा एक्सोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी लेता है, रेस्पिरेशन एनर्जी निकालता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एनर्जी निकालता है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरल सल्फेट एनर्जी देनी पड़ती है, तो हमारे एक्सोथर्मिक 2 और 3 हो गए। सो 2 और 3 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। A student while walking on the road observed that a cloud of black smoke belched out from an exhaust stack of a moving truck on the road। कि भाई एक स्टूडेंट जा रहा था, उसने देखा कि एग्जॉस्ट जो होता है ट्रक के उसमें से एक ब्लैक कलर का धुआं निकला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, रिच सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कंप्लीट कंबशन, रिच सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ लीड्स टू कंप्लीट कंबशन। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये हमने पढ़ा था कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर, और अगर फर्स्ट चैप्टर में ढंग से नहीं पढ़ा था तो फोर्थ चैप्टर में और अच्छे से पढ़ोगे इसको, तो जब तो ही कर ही लोगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन होता था, और उस केस में हमें ब्लैक स्मोक निकल के दिखता था। तो कभी भी अगर किसी चीज़ में से ब्लैक स्मोक निकल रहा है तो मतलब कि उसको एयर या फिर बोले ऑक्सीजन ढंग से मिल नहीं पा रही है, तो वो कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पा रहा, तो उस केस में ब्लैक स्मोक निकलता है जो अच्छा नहीं होता। और अगर हवा प्रॉपर है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है, तो ब्लैक स्मोक नहीं निकलेगा, उसमें से व्हाइट स्मोक निकलेगा, उस केस में अच्छे से हमारा कंबशन हो रहा है। तो करेक्ट तो ए और बी दोनों है। लिमिटेड सप्लाई से इनकम्प्लीट होता है, रिच सप्लाई से कंप्लीट होता है, रिच सप्लाई से कॉम्बिनेशन ना, लिमिटेड सप्लाई से कंप्लीट ना, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा लगाए? इन्होंने रीजन पूछा है, रीजन कौन सा? तो रीजन हमारा ए है कि लिमिटेड सप्लाई है, उसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, और इनकम्प्लीट कंबशन में हमारा ब्लैक स्मोक निकल कर आता है, ब्लैक स्मोक निकलता है। Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not combustion. It does not combust होना चाहिए था। Identify the correct reason। तो अब यहाँ पर एकदम सही बात कह रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 80-79% हमारी नाइट्रोजन होती है, बट फिर भी जब भी कंबशन होता है तो वो पार्टी नहीं लेती, ऑक्सीजन जला रही होती है हमेशा। तो इसका क्या रीजन है? नाइट्रोजन जो है बहुत रिएक्टिव है। अगर भाई नाइट्रोजन रिएक्टिव होती तो रिएक्ट करती, वो करी नहीं। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है बताते हैं? इज एन एक्सप्लोसिव गैस। नाइट्रोजन धमाके कर देती है, इसलिए रिएक्ट नहीं करती। मतलब नाइट्रोजन कहती है मैं रिएक्ट करूंगी तो धमाके कर दूंगी, मैं नहीं कर रही। नहीं, ओनली हाइड्रोकार्बन्स कैन टेक पार्ट इन कंबशन। नहीं, हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं हम, तो बात यहाँ पर नाइट्रोजन की कर रहे हैं ना। नाइट्रोजन क्यों नहीं करती? क्योंकि इनर्ट होती है। अब इनर्ट क्या होता है? इनर्ट गैसेज जनरली वो होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, जो अपने में ही रहती है। जैसे क्लास में हमेशा एक लड़की होती है ना, या एक वो लड़का जो हमेशा अपने में ही रहता है, जनरली जो टॉपर लड़की होती है उसको किसी से मतलब ही नहीं होता, बैठ के पढ़ती रहती है, वो इनर्ट लड़की होती है। वैसे हमारी इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मतलब ही नहीं है, वहाँ पे कंबशन चल रही है, वहाँ कार्बन ने हाइड्रोजन का सर फोड़ दिया, वहाँ ऑक्सीजन को किसी ने चुरा लिया, सल्फर अपने आप में ही ताज बना के बैठ गया अपना, उसका फर्क ही नहीं पड़ता, वो रिएक्ट नहीं करना, वो मोक्ष प्राप्त कर चुका है वो। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है ना, अब ये मोक्ष प्राप्ति वाली गैसेज जो होती हैं, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे तो ये हमेशा एंड में मिलती है, ये जो मोक्ष प्राप्त करके बैठी है इनर्ट गैसेज। नाइट्रोजन भी ना इनके लगभग इनसे सीख रहा है। नाइट्रोजन का जो अपने आप से बॉन्ड होता है, अपने आप में खुश रहने का बॉन्ड, 4th चैप्टर में समझोगे, वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो कहता है भाई मैं तो अपने आप से खुश हूँ, मैं नहीं तोड़ रहा अपने बॉन्ड, मेरे को रिएक्ट नहीं करना, तुम अपना मजे करो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि नाइट्रोजन इनर्ट है, उसको रिएक्ट ही नहीं करना। नया केस देखो,
The physical states of the reactants and product can be represented by using symbols S for solid, L for liquid, G for gases and AQ for aqueous. With their formula, the word aqueous is written in the reactant or product is present as a solution in water. Aqueous इन्होंने सब तो बता ही दिया. Aqueous क्या होता है जिसका solution water के साथ हो. Precipitate can also be represented by using an arrow pointing toward. सब बता दोगे क्या? Precipitate होता है downward से. In the same way, gaseous states of evolved gas can be represented by using arrow pointing upwards. अगर गैस निकल रही है तो ऐसे दिखा दो. Instead of using symbol G, हम ये यूज करते हैं गैस में, और इंस्टेड ऑफ सिंबल यूजिंग एस हम प्रेसिपिटेट में ये यूज करते हैं. ओके. द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट रिटर्न अबव और बिलो द एरो. अगर कोई अलग से हमारी कंडीशन है तो उसको हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं. हीट जा रही है या फिर सनलाइट आ रही है, जो भी है वो यहाँ लिख देते हैं. तो अब सब तो इन्होंने बता ही दिया है. तो कभी ऐसे पेपर में अगर लग रहा हो कि शीट याद नहीं आ रहा कि रिएक्शन कैसे होती थी, तो ऐसे एक बार जाके केस में चले जाना, क्या पता इन्होंने ऐसे थोड़ा सा आपको दे रखा हो. इफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज. ये क्या है? ये क्या है? ये अनसीन पैसेज है. अभी खुद बोल रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर है तो हम उसको एक्वस बुलाते हैं. फिर पूछ रहे हैं अच्छा चलो बता दो अगर सॉल्यूशन ऑफ वाटर है तो उसे क्या बुलाएंगे. चलो बहुत टफ क्वेश्चन है ये, एक्वस बुलाएंगे. द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग. गैस इवॉल्व हो रही है, ये अनसीन पैसेज ही है यार. ये कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, इसमें एक्स और वाई बताने हैं. ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया है. सॉलिड सोडियम लिया, लिक्विड पानी डाला, धमाका होगा. धमाका किस कारण होता है? ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो ये तो हो गई हमारी गैस, हाइड्रोजन गैस ही होती है. NaOH. NaOH क्या है? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. NaOH बेस है तो क्या होगा? सॉलिड गैस होगा. लिक्विड होता है हमारा. तो देखो लिक्विड कहाँ है? लिक्विड तो है ही नहीं. लिक्विड तो है नहीं, अब क्या करें? एक्वस. सॉल्यूशन है NaOH का, ये होता था ना सॉल्यूशन होगा तो एक्वस होगा. तो ये हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस्ड. कौन सी इनमें से बैलेंस्ड है? बहुत इजी, बस नाप के देख लेना है. इसमें एक Na है, इसमें 2 Na है, ये तो नहीं है. इसमें 2 Na है, इसमें 2 Na है, ठीक है. इसमें 2 Cl है, इसमें 4 Cl है, नहीं है. 2 Na है, 2 Na है, ठीक है. 2 Cl है, 2 Cl है, ठीक है. 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर 2 इधर, ठीक है. 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, बैलेंस्ड. 2 Na है, 1 Na है, नॉट बैलेंस्ड. सिंपल, सुपर इजी. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बैलेंस्ड. मतलब इसमें करेक्ट बतानी है. बैलेंस तो सारी हैं, इन्होंने बस स्टेट चेंज कर दिए हैं. सो हमारा Mg एक्वस. क्या मैग्नीशियम का भी एक्वस हो सकता है? मैग्नीशियम मेटल है, पानी में डाल के घुला दोगे उसको? नहीं, गलत. सॉलिड मैग्नीशियम होता है H2SO4 एक्वस. अब H2SO4 लिक्विड नहीं होता, H2SO4 का सॉल्यूशन ही होता है हमेशा. तो यहीं से दिख गया कि बी ऑप्शन होगा, बट आगे भी देख लेते हैं. MgSO4 का सॉल्यूशन बनेगा, H2 गैस बनेगी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. यहाँ पर हमें कॉमन सेंस लगानी चाहिए कौन सा किस स्टेट में रहता है. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. कैसी रिएक्शन है? क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हुई है C की. ओके, ऑक्सीडेशन हुई है. रिडक्शन भी हुई है, किसकी? Zn की रिडक्शन भी हुई है. जब दोनों होती है तो रिडॉक्स बुलाते हैं. रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स. क्या क्या होता है रिडक्शन में? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. The reduction reaction involves gain of electrons, loss of electrons, increase in oxygen state, addition of oxygen. इतना एडवांस वैसे आएगा नहीं, बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता. ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन इंक्रीज हमेशा ऑक्सीडेशन के अंदर होता है. और गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा रिडक्शन में, लेकिन इतना हाई आएगा नहीं, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है. PQR आर 3 एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शंस. ओके, 3 एलिमेंट है, उन पर कुछ रिएक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये इक्वेशंस है, कोई 4 क्वेश्चन बताने 5 में से. P2O3 plus 2Q forms Q2O3 plus 2P. Okay, the most reactive and the least reactive elements are. Okay, तो इन रिएक्शंस के बेसिस पे हम बताना है the most reactive and the least reactive elements are. अब इनमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, कौन सबसे कम रिएक्टिव. रिएक्टिविटी हम कैसे पहचानते थे? याद है जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, जो ज्यादा रिएक्टिव होता था, जो ज्यादा ताकतवर होता था, वो बुली होता था, वो जाके हटा देता था, वो जाके उसका एनायन छीन लेता था. तो यहाँ पर देखो कौन है जो दूसरों के एनायन छीन ले रहा है. तो जब P और Q की लड़ाई हुई, वो कह रहे, अब ये वही है टिपिकल, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, दोनों लड़ रहे हैं, किसकी होगी वो. तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि O किसकी होगी, P की या Q की. तो Q निकला ताकत पर, Q छीन के ले गया. तो इतना तो समझ आ गया कि Q जो है वो P से ताकत पर है. फिर दोबारा लड़ाई हुई R और Q की. इस बार बहुत सारी लड़कियां थी, SO4. तो Q R से भी लड़ के ले गया, Q R से भी ताकत पर निकला. R की लड़ाई हुई P से दोबारा, एक लड़की के लिए, R P से भी हार गया.
तो P जो है वो R से स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है Q, सबसे वीक है R। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है Q और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है R, तो Q एंड R हमारा आंसर हो गया B। इजी, बहुत बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कैसी रिएक्शन है, क्या हो रहा है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट ही तो पढ़ रहे हैं जब से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3RSO4 + 2Q फॉर्म्स Q2SO4 3 + 3R। तो ये क्या बताता है, यहाँ पर R का जो आयन है वो Q छीन के ले गया, इसका मतलब है कि Q जो है वो R से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या Q कम रिएक्टिव होता तो छीन ही नहीं पाता, बराबर रिएक्टिव होती तो रिएक्शन ही नहीं होती, नन ऑफ द अबव तो है नहीं, तो ज्यादा रिएक्टिव है। करेक्ट स्टेटमेंट। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड और हमारा लास्ट में होता था प्लेटिनम। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पड़ी थी। मोस्ट रिएक्टिव पता ही है हमें, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव हमारे जो ज्वेलरी वाले होते थे, कॉपर लीस्ट में ही होता है, ये तो वैसे ही बता दो, ये कॉपर सबसे कम ही होगा। और हमारे जो है जिंक और लेड वो ऊपर हैं, और याद नहीं है, याद कर लो, ऐसा नहीं कि याद नहीं है तो हो जाएगा, याद करो। तो जिंक और लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। नेक्स्ट क्या है, Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन, BaCl2 एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं BaSO4 सॉलिड और NaCl एक्वस। पहली बात तो है डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, क्योंकि इनके अनायंस बदल गए, Na ने Cl ले लिया और Ba ने SO4 ले लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही। ये एक और है जो इन्होंने इसमें पूछी नहीं है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, एग्जाम्पल याद हो तो। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्लेज अ केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो रही है कि सिल्वर क्लोराइड पड़ा हुआ है, यहाँ से सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं, तो पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या होगा। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्या बात है, करेक्ट। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की फोटो एनर्जी, लाइट की एनर्जी के कारण यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या सिल्वर क्लोराइड का आयन कोई छीन कर ले गया उससे रिएक्टिव, ना, वैसे ले जाता बस की होती थी क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन नहीं लेके रहेगा। क्या ये रिडक्शन है, क्या इसमें से ऑक्सीजन चली गई या फिर कोई इसके अंदर हाइड्रोजन ले आया, ना। क्या ये कॉम्बिनेशन है, ये तो बल्कि अकेला बच जाता है लास्ट में, क्लोरीन बेचारी गैस बन के उड़ जाती है हर गर्लफ्रेंड की तरह। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो गया। व्हाट कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, क्या होता है, गर्लफ्रेंड तो गई, पहले तुम बहुत खुश खुश थे एकदम फुल मजे में, गर्लफ्रेंड चली गई, तुम्हारी जिंदगी दुख से भर गई, डार्कनेस छा गई तुम्हारी दुनिया में, तो तुम्हारा कलर वो ग्रे सिल्वर में आ जाएगा। तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स व्हाइट, नहीं, ब्राउन नहीं, नो कलर चेंज नहीं, गर्लफ्रेंड गई है, दुख तो होगा, ग्रे हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत तो रखी है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि AgCl सॉलिड था, उसमें सनलाइट हमारी, Ag सॉलिड बच गया, क्लोरीन गैस निकल गई, Ag + Cl ने AgCl बना दिया, नहीं, AgCl2 से बना Ag2 + Cl2, Ag2 नहीं बनता, नहीं, और AgCl से हमारा बन गया Ag + Cl2, नहीं। यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली बैलेंस कौन सी है, फर्स्ट वाली हमारी करेक्ट है। सेकंड वाली तो इक्वेशन ही गलती रखी है, फर्स्ट वाली हमारी करेक्ट इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, इवन हमारी स्टेट्स भी लिखी हुई है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड एज, जब हम हीटिंग से डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं। अब बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स रखे उन्होंने, हीट डिकम्पोजिशन नहीं बुलाते, फोटोलिटिक तो जब होती है जब फोटो से होती, इलेक्ट्रोलिटिक जब होती है जब इलेक्ट्रिक से होती, थर्मल डिकम्पोजिशन बुलाते हैं। टर्म सुनी होगी आपने एनसीईआरटी में, थर्मल डिकम्पोजिशन, कि थर्मल के थ्रू हमारी डिकम्पोजिशन हुई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द अदर सिल्वर सॉल्ट विच बिहेव्स लाइक सिल्वर क्लोराइड। अब इसके लिए याद होना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी में सब लिखा है, हाइड्राइड तो नहीं है। अब अच्छा चलो आपको याद नहीं है, मान लो आपको याद नहीं है, कैसे करोगे, क्लोरीन के साथ ही याद है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन तो चलो बहुत बड़ा हो गया, ये नहीं होता। ब्रोमीन और क्लोरीन भाई बहन होते हैं थोड़े थोड़े। और अगर ऐसे अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी या याद नहीं है या कोई भी दिक्कत है, दिमाग में रहता नहीं है, बादाम नहीं खाते हो, तो याद कर लो एनसीईआरटी वाला कि सिल्वर ब्रोमाइड में ही होता है। आयोडाइड बहुत बड़ा होता है, आयोडाइड नहीं करता इसके साथ रिएक्ट, नाइट्राइट नहीं, हाइड्राइड भी नहीं, क्लोराइड की तरह कौन रिएक्ट करेगा, जो क्लोराइड जैसा होगा वो ब्रोमाइड होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा आंसर हो गया। बाकी ये है भी उसके अंदर AgBr उसके अंदर भी है। तो ये हमने कर लिए काफी सारे क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री का टर्म 1 के अंदर आने वाला है और MCQs ही आएंगे इस बार। बहुत सारे MCQs मैंने आपको करा दिए, आपको अच्छे समझ आ गया होगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ काफी ईजी है, कुछ ट्रिकी है, टफ कोई भी नहीं है। हमें कुछ तो हमने ऐसे मजे मजे में सॉल्व करे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा।
अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं तो सारी वीडियो अपनी कक्षा के ऊपर ऑलरेडी डली हुई है, वहाँ से पढ़ लो। वहाँ पूरी एनसीईआरटी भी कवर्ड है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। आ जाओ, सारे एमसीक्यू कर लो, हो गया। फिर क्या बचता है, एनसीईआरटी कर ली, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन करो, पेपर में नंबर बढ़िया आएंगे। तो आपके फिजिक्स के ऑलरेडी डल चुके हैं, टर्म 1 के आपके, टर्म 2 के भी अभी आएंगे। तो टर्म 1 के अगर आपको लाइट और ह्यूमन देखना है तो वो डाल रखे, मैथ्स के आपके ऑलरेडी डल रहे हैं एमसीक्यू वाले, केमिस्ट्री के आपके डलना स्टार्ट हो चुके हैं, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर भी आएंगे। तो इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।